स्टूडेंट्स, आज हम कोलिजन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया था, लीनियर मोमेंटम को, और उसके कंजर्वेशन लॉस, उसका जो लॉ है और उसके मुख्तलिफ केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुख्तलिफ केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन आप लोगों को समझाई थी और ये इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ कि फोर्स जो है दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस इक्वेशन को लेकर हम लोगों ने बातें की थी और मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बताए थे। और अच्छा, एक एमसीक्यूज पता चलो टेस्ट में जो आया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही होती है वो वेट की फोर्स होती है, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस पे यूनिफॉर्म फोर्स होती है। तो उस वक्त जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स तो होता है, लेकिन फ्री फॉल के केस में वो फिर वेट होता है। ये टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है कि when free falling object, an object is falling freely, then its time rate of change of momentum is equal to, मुख्तलिफ ऑप्शन थे जिनमें एक ऑप्शन वेट था। तो इससे एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है सीधा सादा लफ्जों में, या ऐसा भी कह सकता है, आपको कह देगा कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ। तो मैस g से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय g 10 ले लो, 20 न्यूटन जो है 20 न्यूटन उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। पिछले साल ये डेफिनेशन भी आई है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो लिहाजा फ्री फॉल के केस में, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के फॉल के केस में या रेस्ट के केस में इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो उस पर वेट लग रहा होता है, लेकिन जब ये गिर रहा होता है तो गिरते वक्त जो है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, और मोमेंटम जो उसका चेंज हो रहा होता है उसका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो वेट होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात दिलचस्प है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है तो उस पे फोर्स वेट है, लेकिन इस वक्त इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, और जब वो गिर रहा होता है तो उसका मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा होता है, उसका मास तो फिक्स होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही होती है तो मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, और वो चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो वेट या mg से डिटरमिन किया जा सकता है। और एक एमसीक्यूज और भी आया है एंटी टेस्ट में कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस उसने दे रखा था इस तरह 2 kg मैस है, और ज़मीन पर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से टकराया है, तो उसके मोमेंटम पूछा था, फाइनल मोमेंटम पूछा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस तरह एमसीक्यूज इस तरह था कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है और वो 5 सेकंड बाद टकराया है, 5 सेकंड बाद टकराया, क्योंकि मैस और वेलोसिटी दे दे मोमेंटम तो फिर मजाक बन जाता है। तो मोमेंटम का कह रहा था कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ज़मीन पे गिरा और 5 सेकंड बाद ज़मीन पे पहुंचा, तो पहुंचते वक्त उसका मोमेंटम पूछ रहा था। तो डियर स्टूडेंट, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू gt फार्मूले से, और हमें पता है हर सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा 10 मीटर पर सेकंड होता है या 9.8 होता है। तो 5 सेकंड बाद वो 50 या 49 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो 50 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट टकराएगा, यानी कि यहाँ उसकी वेलोसिटी 50 हो चुकी होगी। तो वेलोसिटी जब हमें पता चल जाए, मैस उसने दे रखा था 50 उसकी वेलोसिटी थी, तो वो ज़मीन को कितना मोमेंटम देगा, 100 न्यूटन सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड। ये अच्छा एमसीक्यूज है ये भी कि देखिए टाइम से आपने क्या चीज़ प्रिडिक्ट की कि किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, उस वेलोसिटी को उसके मैस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपने उसका मोमेंटम ढूंढ लिया। तो ये एमसीक्यूज भी एंट्री टेस्ट में आ चुका है। तो इस तरह आप लोगों ने केयरफुल रहना है इस इक्वेशन से, और इसके कल मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉज भी बताए थे। तो याद रहे कि कल की डिस्कशन, पिछला वीडियो लेक्चर आप देखें तो वो सारे का सारा वीडियो लेक्चर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एमसीक्यूज से रिलेटेड था। जब हम मैं कोलिजन्स की बात करता हूं तो कोलिजन्स 2 किस्म के हैं। वन ऑफ देम इज एलोस्टिक कोलिजन, इसके अंदर लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, लीनियर मोमेंटम नहीं बदलता, और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम नहीं बदलता।
दूसरी चीज़ जो कोलिजन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक मोमेंटम और एक किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड या यूनिफॉर्म रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर किनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड या यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो इन दोनों की का मेन वाज़ डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये दोनों इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की स्टोरीज हैं। अब मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में हमने किस चीज़ को देखना है, वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखना है, और किनेटिक एनर्जी इसमें वैसे कंजर्व है, उसकी कंजर्वेशन को भी देख लेंगे। इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी देखेंगे और किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो उसके लॉस को भी देखेंगे। तो अभी मैं कोलिजन्स डिस्कस करवाने जा रहा हूं, और कोलिजन्स के अंदर जो पहला कोलिजन अभी आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा पहले केस में, वो है आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन को भी डिस्कस करेंगे, फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब आपने थोड़ा सा जो है होशियार बैठना है और इसको समझना है। पहला केस स्टूडेंट, अब ये जो कोलिजन्स वाले केस हैं इलास्टिक कोलिजन, इसमें बॉल्स वाले केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिलियर्ड बॉल्स हो गई या कैरम डिस्क और कैरम स्ट्राइकर, इसके एमसीक्यूज, जिनमें हम कहते हैं कि कोलिजन तो हो लेकिन किनेटिक एनर्जी जितनी सिस्टम की मौजूद है उतनी रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी किनेटिक एनर्जी लॉस कर दे तो दूसरी उतनी गेन कर दे। किनेटिक एनर्जी सिस्टम में कुल कांस्टेंट रहेगी। अगर सिस्टम के पास 100 जूल किनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के पास, तो वो 100 से 98 नहीं होगी, वो 100 की 100 ही रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। नॉन कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, किनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हीट में कन्वर्ट हो जाए, तोड़ फोड़ में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। तो किनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी की शक्ल में जब अपीयर हो जाती है तो वो कंजर्व। हाँ, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को मिल गई तो ये कंजर्व ही रहती है। हो सकता है एक के पास 100 थी उसकी 0 हो गई, और जिसकी पास 0 थी उसकी 100 हो गई, तो 100 वाले की 0 और 0 वाले की 100 हो गई, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी ही है। ये बात जहन में रखें। तो बॉल्स के केस में हम जो बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर पहला केस में ले रहा हूँ वन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के अंदर अगर कुछ बॉल मूव कर रही हैं, ये इसका मैस, इसकी वेलोसिटी, दूसरे बॉल का मैस m2 वेलोसिटी, एक दूसरे को अप्रोच की, पीछे वाली स्लो है, आगे पीछे वाली तेज़ है, आगे वाली स्लो है। अप्रोच करा, अप्रोच करने के बाद v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम, मैस m1 और मैस m2। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि चूंकि मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये इक्वेशन होल्ड करेगी। सेम डायरेक्शन केस है, बिल्कुल सीधी सादी कहानी है। हो सकता है इसमें किसी एक को रोक दिया जाए, हो सकता है ये दूसरा जो टारगेट है ये रुका हुआ हो। जब रुका हुआ होगा टारगेट, v2 0 होगी प्यारे बच्चों, तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अभी से सीधे साधे एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन को वंस अगेन उसकी डिस्कशन करवा रहा हूं। आपको कहेगा इतने ग्राम की एक बॉल है, उसकी ये वेलोसिटी है, दूसरी बॉल रुकी हुई है इतने ग्राम की, और रुकने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी इतनी है तो दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल इसमें पुटिंग कर दोगे। पहले का मैस वेलोसिटी दी है, रुकने के बाद मैस तो वही है, तब्दील नहीं हो, रुकने के बाद की एक की वेलोसिटी, टकराने के बाद एक की वेलोसिटी दे दे तो दूसरी की वेलोसिटी पूछ सकता है। इन दो इक्वेशन से अच्छे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सेम डायरेक्शन का केस बताया, और कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ जो हैं, चूंकि इस सिस्टम के अंदर किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनिशियल किनेटिक एनर्जी और फाइनल किनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती हैं, लिहाजा इस डिस्कशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोलिजन के पार पहली बॉल की वेलोसिटी ये होगी m1 m2 v1 प्लस 2
m2 v2, ये आपके पास कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है पहली बॉल की, सेम डायरेक्शन का केस। और कोलिजन के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, m2 m1 v2 2m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज़ ये एंट्री टेस्ट में आ सकती हैं, MCQs एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। तो मेहरबानी करके इनको फॉलो अप पे रखें, इससे आपको दे सकता है, कुछ पार्टिकल्स की बात कर सकता है और आपको अच्छे MCQs दे सकता है। आप को कह सकता है कि एक बॉल है उसका इतना मैस है, दूसरी बॉल का इतना मैस है, पहली बॉल की कोलिजन से पहले इतनी वेलोसिटी है, दूसरी की वेलोसिटी इतनी है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद पहली की वेलोसिटी या दूसरी की वेलोसिटी बताओ। मैसेज जस्ट क्या चाहिए, m1 m2 v1 v2, बाकी सारा डेटा m1 m2 v1 और v2 पे मुश्तमिल है। m1 m2 ये वही m2 m1 m2 v1 और v2 पे मुश्तमिल है। कोलिजन के पहले इंफॉर्मेशन देगा, मैस तो कोलिजन के बाद नहीं बदलते ना, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ बदल सकती हैं। बदल का मतलब है एक्सचेंज हो जाती हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकती हैं वेलोसिटीज़ को। तो इनसे अच्छे MCQs आ सकते हैं, मेहरबानी करके इनको फॉलो अप पे रखें। और ये इक्वेशंस मैंने आपको बता दी हैं, 2 इक्वेशन ये हो गई प्यारे बच्चों, 3 और 4। ये 4 जो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं, सेम डायरेक्शन का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का केस, इसमें सिंपल इससे MCQs भी दे सकता है। और याद रखें इसको वो यूं भी लिख सकता है P1 P2 P1 प्राइम P2 प्राइम, हो सकता है डायरेक्ट मोमेंटम की इंफॉर्मेशन दे दे, कोलिजन से पहले पहली का दूसरी का मोमेंटम, कोलिजन के बाद एक का मोमेंटम और दूसरी का मोमेंटम पूछ सकता है। P और P की टर्म में भी आपको डेटा दिया जा सकता है, तो 1 प्राइम का नाम दे देता हूँ इसको। तो मेहरबानी करके इन सारे केसेस को समझने की कोशिश करें। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद डिस्कशन कर दूँ, ये हटा दूँ, ये पहला पोर्शन में हटा रहा हूँ। देखिए उन्हीं इक्वेशंस पे नज़र रखें, मैं इसको मुख्तलिफ केसेस में डिस्कस अगर कर लूँ थोड़ा सा जल्दी कि अगर 2 मैसेज इक्वल हों प्यारे बच्चों, 2 बॉडीज सेम मैस की हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन हैं कोई, या 2 सेम मैस की बॉल्स हैं, v1 v2 वेलोसिटी से जा रही हैं, इसकी वेलोसिटी 8 है, इसकी वेलोसिटी 6 है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे दें अगर बॉल्स हैं। तो टकराने के बाद वेलोसिटीज़ क्या होंगी, टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ के फार्मूलाज आपके सामने ठहरे हैं, जस्ट इनमें पुटिंग करें, v1 प्राइम में पुटिंग करें। देखिए m कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, m कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। उधर 2 के साथ m लिखें, v2 लिखें, नीचे m 2m दे देगा, 2 से 2 m से m 2 से 2 कैंसिल, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 आ गया है, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 आ गया है, यानी कि v1 प्राइम जो होगी वो v2 हो जाएगी, v2 कितनी है 6 होगी, और v2 प्राइम क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, v2 प्राइम में m कैंसिल हो जाएंगे और 2m v1 m 2m कैंसिल, तो v2 प्राइम v1 आ गई। वेलोसिटियाँ एक्सचेंज हो गई हैं, कोलिजन के बाद पहले की वेलोसिटी कोलिजन से पहले दूसरी की वेलोसिटी वाली हो गई है, कोलिजन के बाद दूसरी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले पहली वाली हो गई है। तो वेलोसिटियाँ एक्सचेंज हो गई हैं। जब वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएं तो मोमेंटम एक्सचेंज हो जाते हैं, और मोमेंटम जब एक्सचेंज हो जाएं तो हम कहते हैं यहाँ पर किनेटिक एनर्जी जो है उसने मैक्सिमम पार्टिकल ने एक दूसरे को किनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की है, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी यहाँ एक दूसरे को ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस करवाए या ट्रांसफ़र कराए या मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफ़र करवाए, तो उसकी शर्त है मैसेज सेम होने चाहिए। मैसेज सेम हों, देखें सेम मैस का केस है, अगर मैं ऐसा कर दूँ इसी तरह ये 1 केस 2 बना दूं, केस 2 में अगर मैं v2 को रोक दूं, मैसेज उसी तरह सेम है और टारगेट रुका हुआ है, तो रुके होने की सूरत में तो आप जब इसमें पुटिंग करेंगी v1 प्राइम के लिए पुटिंग करेंगे, पुटिंग करने पे ये कैंसिल हो जाएगी, v2 वैसे रुका हुआ है, v1 प्राइम 0 हो जाएगी और v2 प्राइम v1 हो जाएगी। इसमें पुटिंग कर लें सारा ये डेटा पुट कर लें, m1 m2 को m के इक्वल पुट कर लें और v2 को 0 पुट कर दें इन इक्वेशन में, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब है कि अगर एक बॉल रुकी हुई है और दूसरी का बॉल का मेस सेम है और आपने इसको टकराया तो जो आ रही थी जिस वेलोसिटी से वो रुक जाएगी, जो रुकी हुई है वो चली जाएगी। इसको कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और मैक्सिमम फ्रिक्शन लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। इस तरह ये वाला केस जो है मैंने आपको करवाया है। इस तरह अगर ये एमसीक्यूज है फेमस कि अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए दो बॉडीज़ की, एक पार्टिकल अपनी ज़्यादा से ज़्यादा किनेटिक, यानी कि आप चाहते हैं कि प्रोटॉन अपनी न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा से ज़्यादा किनेटिक एनर्जी आप चाहते हैं लॉस करे, तो न्यूट्रॉन को किस से टकराना चाहिए? कंपेरेबल मास से। और न्यूट्रॉन का कंपेरेबल मास क्या है? प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल से टकराया तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकराया तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जोर दे रहा हूँ। इस तरह केस 3 जो है उसमें अगर आपको कह दें कि M1 जो है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, एक बहुत बड़ी बॉल है और एक बहुत, इस वक्त M2 को 0 पुट कर दें, M2 को 0 पुट कर दें और टारगेट को रोक दें, तो इन दो इक्वेशन में वंस अगेन जब आप पुटिंग करेंगे तो आप देखेंगे पुटिंग करने पे V1 प्राइम वही V1 ही आएगी और V2 प्राइम ट्वाइस ऑफ V1 आ जाएगी। ये पुटिंग कर लें, आप खुद चेक कर लें। यानी कि बहुत मोटी बॉल जा रही है और बहुत छोटी बॉल से टकराती है तो उस मोटी बॉल की वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेंटीमीटर या 2 मीटर पर सेकंड है तो वो 2 की 2 रहेगी और जो रुकी हुई थी वो 4 से आगे जाएगी। इसमें पुटिंग करके चेक कर लें। केस 4 को देख लें, उलट कर दें, एक बहुत छोटी सी बॉल एक बहुत मोटी बॉल को मारें। आपकी बार आप अपने डेटा में क्या पुट कर दें डियर स्टूडेंट्स? इस केस में M1 को 0 और V2 को 0 पुट कर दें क्योंकि टारगेट को फिर रोका हुआ है। यानी कि बहुत छोटी सी बॉल एक बहुत बड़ी बॉल से टकराई तो इन्हीं फार्मूलाज में पुट करें तो V1 प्राइम जो है, जो छोटी बॉल जाएगी वो नेगेटिव V1 वेलोसिटी से और बड़ी बॉल वैसे के वैसे रुकी रहेगी। ये सारे केसेस, ये 2 इक्वेशन मैंने यूज़ किए हैं 4 केसेस में। डियर स्टूडेंट कुछ शायद प्रॉब्लम आया है सिग्नल का, इधर देखिए मेरी बात सुने। मैंने आपको 4 केसेस बता दिए हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। इन इक्वेशंस को, इन केसेस में मैं कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज में इंटरेस्टेड था। जब 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो, मुख्तलिफ वेलोसिटी से, मैसेज सेम हो तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं और अगर दूसरी रुकी हुई हो तो भी एक्सचेंज हो जाती हैं। और अगर पहली बॉल बहुत वजनी और दूसरी बहुत हल्की हो तो उसका हल्की का मैस 0 और उसको रेस्ट पे ले लें और इस फार्मूले में पुटिंग करें तो पहली की बॉल की वेलोसिटी में यानी कि बहुत बड़ी बॉल छोटी बॉल से टकराएगी, उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा और जो छोटी बॉल रुकी हुई थी वो डबल वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। और ये वाला जो चौथा केस है, इस चौथे केस में अगर आप देखें तो एक बॉल है, फर्ज करें उसका मैस बहुत कम है दूसरी बॉल के मुकाबले में। अब M1 को 0 और दूसरी बॉल को 0 वेलोसिटी 0 पुट कर दे और आप देखेंगे V1 प्राइम वैसे नेगेटिव जाके वापस आ जाएगी और बड़ी बॉल वैसी की वैसी रुकी। ये वॉल बॉल का केस भी हो सकता है। वॉल बॉल के केस से भी MCQs इंट्री टेस्ट में आ चुका है। वॉल बॉल केस क्या है कि एक वॉल है, उसकी तरफ एक बॉल जा रही है, उसकी वेलोसिटी V1 है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल वही होगी। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है, कोलिजन के बाद बिल्कुल वही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। V वेलोसिटी से जा रही है तो वापस में भी V वेलोसिटी से आएगी बस। तो अब इसका मोमेंटम क्या था? mv। अब मोमेंटम क्या है? नेगेटिव mv। यहाँ मोमेंटम में तब्दीली कितनी आई है? ये MCQs आ चुका है। तो मोमेंटम में तब्दीली क्या आएगी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल या इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम था mv माइनस फाइनल था माइनस mv क्या आ जाएगा? 2mv। ये मोमेंटम की तब्दीली आ गई है। बॉल वॉल केस, बॉल वॉल केस और फोर्थ केस सेम है। वॉल एक बहुत बड़ा मैस है, उसके मुकाबले में बॉल का मैस 0 पुट कर दो, प्रोजेक्टाइल का इंसिडेंट का मैस 0 पुट कर दो और बॉल की वेलोसिटी तो है लेकिन बॉल की वेलोसिटी 0 पुट कर दो, ये रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ मोमेंटम में बदलाव जो आया है, इंस्टेंटेनियस तब्दीली जो आई है, और इस मोमेंटम के बदलाव से फोर्स भी निकाल सकते हो। अगर इस बदलाव को टाइम पे डिवाइड कर दो तो ये भी बता सकते हो कि इस बॉल ने कितनी फोर्स लगाई है वॉल पे।
बाल की वाल के ऊपर फोर्स का फार्मूला भी बना दिया और बाल का मोमेंटम का चेंज का फार्मूला भी बना दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो प्यारे बच्चे, आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की और वेलोसिटीज़ की बात की कोलिजन के बाद। उसके फार्मूले 4 केसेस में बताए, बाल वाल केस भी समझाया कि जाते वक्त मोमेंटम mv है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो स्पीड नहीं बदलेगी, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी बदलेगी और वेलोसिटी के बदलाव की वजह से जो दीवार के ऊपर मोमेंटम चेंज हुआ है वहाँ फोर्स लगेगी और मोमेंटम की चेंज जो है वो जो mv होगी और ये उस पर फोर्स का बिहेवियर आ जाएगा। यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है इलास्टिक कोलिजन में, किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। अब डियर स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को रिमूव करके, एक और चीज़ है जिसको मैं कहता हूं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस। याद रखें कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस का क्या मतलब है। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे इंसिडेंट बॉल जो है वो v वेलोसिटी से आ रही थी और टारगेट सेम मैच का वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये रुक गई और वो चली गई। तो इसने कितनी फ्रैक्शन में, एक बॉल किनेटिक एनर्जी कुछ फ्रैक्शन में लॉस कर सकती है, वो जितनी लॉस करेगी दूसरी उतनी गेन करेगी, तो किनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन उसका फ्रैक्शन तो लॉस हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ किनेटिक एनर्जी लॉस का ये फार्मूला है 4x 1 + x होल स्क्वायर। आप कहेंगे x क्या चीज़ है, तो बता देता हूँ, x इज़ द रेशियो ऑफ द मैसेज, x मैसेज की रेशियो है। अब इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आपको कह सकता है कि एक बॉल है उसका मैस m है और एक दूसरी बॉल है उसका मैस 2m है, ये जा रही हैं और इलास्टिकली कोलाइड हुई हैं। तो इलास्टिक कोलाइड होने पर इस बॉल ने कितना किनेटिक एनर्जी लॉस की और इसने कितनी किनेटिक एनर्जी गेन की। शर्त यह है कि ये बॉल रुकी होनी चाहिए, ये बॉल v वेलोसिटी से जा रही है, v1 v है, v2 0 है, मैस m है, तो इसने कितनी किनेटिक एनर्जी लॉस की। तो इसको सिंपल आप फार्मूले में पुट कर दें। ये m1 कितना है डियर स्टूडेंट्स, m1 m है, m2 कितना है 2m है, कैंसिल कर दें, x = हाफ। इस फार्मूले में पुट कर दें, फ्रैक्शन ऑफ किनेटिक एनर्जी लॉस के फार्मूले में पुट कर दें, 4 1/2 1 + 1/2 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 3/2 2 9 4, तो कितनी लॉस हो जाएगी, 8/9 लॉस हो जाएगी, 8/9 उसकी किनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, 8/9 हिस्सा लॉस हो जाएगा। और अगर मैं कहूं, अभी कुछ लम्हे पहले मैंने बताया था मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कब लॉस होती है, मैक्सिमम मोमेंटम कब ट्रांसफर होता है, जब मैसेज इक्वल हों। जब मैसेज इक्वल हों तो x क्या आएगा, जब मैसेज इक्वल हों तो x = 1, तो अब किनेटिक एनर्जी लॉस कितनी आएगी, देखें, पुटिंग करें अपने फार्मूले में, 4 1 1 + 1 होल स्क्वायर्ड, 4 × 1 = 4, 2 स्क्वायर्ड, 4/4 = 1 पूरी की पूरी 100% लॉस। इधर 8/9 हिस्सा लॉस हुई थी, सारी लॉस नहीं हुई थी, इधर 1 पूरे का पूरा 100% लॉस हो गई है। वही बात हो गई है कि नहीं, कि एक जैसे मैसेज पे मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस होती है, एक पार्टिकल जितनी मैक्सिमम लॉस करता है दूसरी उतनी ही गेन करती है। अगर आपको कोई कहे ना किनेटिक एनर्जी रिटेन बताओ, तो 1 से माइनस कर लिया करो, इसको जो 1 से माइनस कर लो 8/9 को, तो 1/9 आ जाएगा, 8/9 गायब हो गई है और 1/9 जो है एलसीएम ले लें, ये 1 से माइनस कर लें, 1/9 बच गई है। 8/9 जो चली गई तो 1/9 बच गई ना, कुल जो 9 है फर्ज करें 9/9 1 होता है, तो 8/9 गायब हो गई, तो 1/9 8/9 गायब हो गई, 1/9 बच गई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 1 - 1 क्या हो जाएगी, कुछ भी रिटेन नहीं हुआ, सब कुछ उसने जो है इसने लॉस कर लिया और उसने उतना गेन किया, उसका 1 से उसने उतनी ही गेन कर ली है। तो ये आपके पास बहुत दिलचस्प बात है।
इसमें कोई चीज़ रिटेन नहीं हुई, उस ऑब्जेक्ट ने सारी की सारी गेन कर ली है। इधर कुछ ना कुछ रिटेन हुई थी, ये उसके पास बची हुई थी, इधर कुछ भी रिटेन नहीं होगी, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ भी कर लें इस पिछले वाले केस में। एक एमसीक्यूज़ था कि एक न्यूट्रॉन है और वो न्यूट्रॉन जो है v वेलोसिटी से जा रहा है और अल्फ़ा पार्टिकल के साथ टकरा गया, अल्फ़ा पार्टिकल के साथ कोलाइड कर गया वो न्यूट्रॉन। तो कोलिजन के बाद जो है न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बताएं। कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की वेलोसिटी v है और अल्फ़ा पार्टिकल रुका हुआ है। कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, तो आपको पता है ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का कुछ लम्हे पहले इसी वाइट बोर्ड पे ये फार्मूला मौजूद था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी तो कोलिजन के बाद अगर आप न्यूट्रॉन की वेलोसिटी देखना चाहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन का मास m डालोगे, अल्फ़ा का मास 4m डालोगे कि नहीं। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी v थी, m2 किसका है, अल्फ़ा का मास है, लेकिन वो रुका हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल। m1 किसका मास है, न्यूट्रॉन का, और m2 अल्फ़ा पार्टिकल का। देखो ये कॉमन सेंस है, न्यूट्रॉन के मास को m लोगे तो अल्फ़ा पार्टिकल के मास को 4m लोगे, बताएगा नहीं। ये कितना आएगा, -3m, v टर्म कैंसल हो जाएगी, 5m कैंसल होकर तो -3/5v से न्यूट्रॉन वापस मरेगा। वापस क्यों आएगा, क्योंकि बहुत मैसिव पार्टिकल से टकराया है, बैक होगा, नेगेटिव साइन आ रहा है वेलोसिटी के साथ। तो ये भी एक अच्छा एमसीक्यूज़ करवा दिया है आपको। चीज़ों को मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है कि किनेटिक एनर्जी के लॉस का फ्रैक्शन क्या होगा। यानी कि वी वर डिस्कसिंग द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड वी हैव डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द वेलोसिटीज आफ्टर collisions in different cases, and we also have discussed the loss of the fractional loss of kinetic energy in elastic collision. elastic collision में जो kinetic energy प्रोजेक्टाइल लॉस करती है और टारगेट गेन करता है। प्रोजेक्टाइल वो वाला प्रोजेक्टाइल नहीं, इंसिडेंट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसके बहुत एमसीक्यूज टेस्ट में आ चुकी। अब जो दिलचस्प बात है, दूसरा कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन। उसकी आपकी बुक में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन टेस्ट में इनइलास्टिक कोलिजन से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं। इनइलास्टिक कोलिजन से एमसीक्यूज आए हैं, तो इनइलास्टिक कोलिजन को अब हम डिस्कस करेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट? 10 minutes are remaining. Let me discuss elastic collision and inelastic collision in 10 minutes. Remaining 10 minutes. Dear student, कुछ लम्हे पहले मैंने इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी थी कि ऐसा कोलिजन होता है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं करता। किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है। और आपके कोर्स में जो इलास्टिक कोलिजन के जिसके एमसीक्यूज आते रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आप कहेंगे ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से मुराद ये है कि जब दो पार्टीज टकराएं और टकराने के बाद वो चिमट जाएं, चिपक जाएं, एम्ड हो जाएं, एम्डेड हालत में इकट्ठी जाएं, उसको हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि अगर एक बॉल का मास m है, दूसरी बॉल का मास m1 है और m2 दो बॉल हैं और ये बॉल रुकी हुई है और इसके साथ टकराई और ये उसको चिमट गई और चिमट जाने के बाद एक कंबाइंड वेलोसिटी से जा रही होती हैं, तो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट केस है। और परफेक्ट केस वो होता है जब टारगेट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल चिमट जाए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब सेम डायरेक्शन केस है, सेम डायरेक्शन केस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात थोड़ी सी, मुझे पिछले केस में अपोजिट डायरेक्शन केस बनाना भूल गया था। अगर पिछले केस में अपोजिट डायरेक्शन होता इलास्टिक कोलिजन में तो जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। m1 v1 ये, और इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इधर नेगेटिव लगाएंगे m2 v2। टकराने के बाद ये इधर चली जाएगी
और ये v1 प्राइम अब प्लस हो जाएगी, v2 प्राइम जो है v1 प्राइम अब नेगेटिव हो जाएगी और v2 प्राइम पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब इस पे सोचते रहें। अपोजिट डायरेक्शन का केस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में बताना भूल गया था, तो ये दोबारा अब मैंने बता दिया कि मुखालिफ डायरेक्शन में आ रही हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद ये नेगेटिव पे हो गई v1 प्राइम तो माइनस दे दिया, ये पॉजिटिव पे हो गई v2 प्राइम तो पॉजिटिव दे दिया। इस इक्वेशन से MCQs आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है, बार जहन में रख लें। वापस आ जाए, गेट बैक टू द पॉइंट जी। अब देखिए कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 v1 दूसरी का m2 v2 चिपक जाने पे मैसेज कंबाइन हो जाएंगे और ये फार्मूला है कंबाइन वेलोसिटी का, इससे MCQs आ चुके हैं। कंबाइन वेलोसिटीज फार्मूला, वन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन केस, m1 v1 m2 v2 m1 m2 अपोजिट डायरेक्शन केस साथ साथ करते जाते हैं, फिर जहन में बाद में नहीं रहता। अपोजिट डायरेक्शन केस, तो प्यारे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन केस आपके पास क्या है, सीधा m1 v1 m1 m2 v2 एंड m1 प्लस m2 vc। बस अपोजिट डायरेक्शन में दरमियान में माइनस लगाना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉल इस तरफ जा रही है या ये बॉडी है, बॉल बॉडी ट्रक बस कोई भी MCQs में आ सकता है। ये जा रहे हैं m1 v1 m2 नेगेटिव है डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन इसकी है, तो इसलिए जो है यहाँ माइनस लगेगा। और कंबाइन वेलोसिटी किसकी तरफ होगी, जो जीत जाएगा। ये उसको ले गया तो पॉजिटिव हो जाएगी, वो ये ले गया तो नेगेटिव हो जाएगी। अब इससे MCQs एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। अपोजिट डायरेक्शन वाले केस से कंबाइन वेलोसिटी का फार्मूला अपोजिट डायरेक्शन में क्या आया, इससे MCQs एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। वो MCQs मैं आपको करवा देता हूं। कौन से MCQs एंट्री टेस्ट में आया कि आपको कह रहा था कि एक ट्रक है जिसका मैस m है, दूसरा ट्रक है उसका मैस है 3m, इसकी वेलोसिटी 2v है और इसकी वेलोसिटी v है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और चिमट गए हैं, और कंबाइन वेलोसिटी बताओ। पहले m1 कितना m, m2 कितना 3m, m की वेलोसिटी 2v, m3m की वेलोसिटी, तो कंबाइन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन केस है। तो प्यारे बच्चों कंबाइन वेलोसिटी वाले फार्मूले में पुटिंग करो। हाँ m1 कितना है m है, v1 कितनी है v1 2v है, m2 कितना है माइनस डाल दें, m2 कितना है 3m है, v2 कितना है v है, डिवाइड क्या आएगा m प्लस 3m, ये सीधा इसी फार्मूले में पुटिंग की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। m1 v1 m2 v2, m1 आपके पास क्या है ये, m2 क्या है ये, v1 क्या है ये, v2 क्या है, जस्ट पुट किया है, और तो कोई ऐसी मुझे रॉकेट साइंस नज़र नहीं आ रही। 2mv माइनस 3mv डिवाइडेड बाई 4m, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 4, m से m माइनस 1 m से m फिर कैंसिल कर दें, तो कंबाइन वेलोसिटी 1 बाई 4 आ जाएगी। 4 कैसे नहीं हो रहा, 1 बाई 4 आ जाएगी कंबाइन वेलोसिटी, 1 बाई 4 या v बाई 4 आ जाएगी कंबाइन वेलोसिटी। v बाई 4 से मुराद ये है कि हल्का ट्रक इस तरफ लिया है और वज़नी इस तरफ लिया है, तो वज़नी ट्रक उसको इस तरफ ले आएगा, इसलिए मनफी साइन आ रहा है वेलोसिटी के साथ। तो माइनस इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ वरी, आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा हूबहू इसी तरह MCQs पिछले साल भी एंट्री टेस्ट में आया है, जिसमें एक का मैस दिया हुआ था 5m, दूसरे का मैस m, एक की वेलोसिटी 3v और दूसरी इसकी वेलोसिटी v और दूसरी की वेलोसिटी 3v। ये MCQs भी आ चुका है एंट्री टेस्ट में ट्रकों वाले केस में। इसको आप खुद पुटिंग करके कर लें इस फार्मूले में, अपोजिट डायरेक्शन का केस था, अपोजिट डायरेक्शन का, इसको पुट करके खुद कर लें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको बताई है। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और उसमें मैंने आपको कंबाइन वेलोसिटी के फार्मूलाज पढ़ाए हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 सेम डायरेक्शन वाला केस। बच्चों अगर इसमें टारगेट को रोक दिया जाए, ये अगली बात कर रहा हूँ, टारगेट को रोक दिया जाए
तो कंबाइन वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा, m1v m1 m2, टारगेट को रोक दिया जाए, फार्मूला और भी आसान हो जाता है कि अगर आपको कहे एक ट्रक है उसका मैस m दे दे और एक छोटा ट्रक है उसका मैस हाफ m है, वो रुका हुआ है, पहले की वेलोसिटी दे दे और चिमट गए और कंबाइन वेलोसिटी पूछे तो ये आपके पास आ सकता है। मतलब है टारगेट आमतौर पे जो आ रहा होता है वो वजनी होता है, उसको बड़ा m साथ लिखते हैं, और जो रुका होता है वो हल्का होता है। तो ये फार्मूला यूँ हो जाता है, ये बड़ा m जो आ रहा है, छोटा m जो रुका हुआ है, और रुके हुए के लिहाज ये टर्म ख़त्म हो गई है पूरी की पूरी, तो फार्मूले में और भी ज़्यादा ब्यूटी आ गई है। तो ये आपके पास स्टूडेंट, अब इसमें तो चूँकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें बाकायदा तौर पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। उधर तो हम कहते थे काइनेटिक एनर्जी की फ्रैक्शन लॉस होगी कि इस बाल, ये जो बाल जा रही थी उसके पास 100 जॉल काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद इसके पास जो है अब 20 जॉल बच गई है, तो बाकी 80 जॉल किधर चली गई, आगे वाले को मिल गई है, कंजर्व। वो फ्रैक्शन की बात करते थे कि 100 में से इसके पास जो 20 बच गई है तो कितनी फ्रैक्शन लॉस हो गई है, तो आपके पास इसमें ज़ाहिर है 20/100 बच गई है, जो 100/20 के हिसाब से जो है वो लॉस हो गई है। वो जो भी हम बात कर रहे थे कि जिसका मैंने अभी फार्मूला भी बताया था 4x / 1 + x², उसमें फ्रैक्शन की, इसमें टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो लिहाजा आप इस पे वरी ना हो, परेशान ना हो, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख रहा हूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। इस फार्मूले को मैं डिराइव नहीं कर रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ। आप इसको जहन में बिठा लें, आप इससे अपने तमाम के तमाम MCQs कर सकते हैं। ये आपके पास मैंने फार्मूला लिख दिया है, दैट इज द लॉस ऑफ, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। कंबाइन वेलोसिटी को आप चेक कर लें, कंबाइन वेलोसिटी कम होती है इंसिडेंट वेलोसिटी के साथ, कंबाइन वेलोसिटी कम हो जाती है ओवरऑल। तो जब कंबाइन वेलोसिटी कम हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है